Hello everyone, welcome back to Mind Spine Tutorial. So this is the lecture number 2 of our series Animal Physiology and Related Biochemistry. In the lecture first we saw all about the nutrition, autotrophic, heterotrophic, chemotrophic nutrition and the balanced diet requirements for a organism. Then in this lecture 2 we are starting with the topic digestion. डाइजेशन के बारे में ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से है, बस हम लोग उसके बेसिक कंसेप्ट को पहले देख रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि जो फूड होता है उसमें से हम एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, वो जो एनर्जी रहती है उसकी मदद से हम सारी लाइफ प्रोसेसेस जो होती है हमारी उन्हें पूरी करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस कौन सी हो सकती है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन करना हो गया, उसके बाद सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें, या नर्वस कंट्रोल, सभी चीजें लाइफ प्रोसेसेस में आती है। सो फूड से हम हमारी लाइफ प्रोसेसेस को पूरा करते हैं, साथ में जो भी हमारी बॉडी की बेसिक केमिकल रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसको भी पूरा करते हैं। तो फूड हमारे लिए इतना जरूरी होता है। अब कहीं ना कहीं जो फूड होता है हम उसको जब खाते हैं तो पहले फूड एक तरह से इनसॉल्युबल रहता है, कहीं ना कहीं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, इसको कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वो लार्ज होगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा, बड़े मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा। तो डायरेक्टली हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो उस फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अगर आप फूड को एब्जॉर्ब करना, उसमें से एनर्जी को निकालना है, तो बॉडी को क्या करना होता है, इस फूड को स्मॉलर, छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। और वो छोटे टुकड़े कैसे होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुल सकते हैं। पहले फूड कैसा होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, बाद में वाटर सॉल्युबल होना। सो फूड पहले होता है H2O इनसॉल्युबल और बाद में वो हो जाता है H2O सॉल्युबल। और जब वो इनसॉल्युबल होता है तो वो लार्जर पीसेज में होता है, और यहाँ पर लार्ज होता है, यहाँ स्मॉल हो जाता है। तो इस कन्वर्जन को कहीं ना कहीं हम कहते हैं डाइजेशन। तो इसी को हम पूरी प्रोसेस जो रहती है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन की, इस प्रोसेस को हम किसकी मदद से करते हैं, एंजाइम्स की मदद से करते हैं। तो ये तो एक छोटा बेसिक कंसेप्ट हो गया आपको समझने के लिए। अब फूड की अगर डेफिनेशन की बात करें तो अगर हम फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वो भी फूड जो बड़े पार्टिकल्स का था वो केमिकल कंपोजिशन में या फिर केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्म में आ रहा है, तो उसको हम बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस से करते हैं। और जब वो केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्म में आता है तो वो स्मॉल इनफ पार्टिकल्स रहते हैं, जो कि इतने छोटे रहते हैं कि वो डायरेक्टली हमारे सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाए और यूज कर लिए जाए। ऐसी चीज को कहते हैं डाइजेशन। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखोगे इस फ्लो चार्ट के बारे में, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस इनटू केमिकल कंपाउंड्स स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी को हम कहते हैं डाइजेशन। अब बात करते हैं, दो तरह के डाइजेशन होते हैं, इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। सो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा आज ही एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। जैसे न्यूट्रिशन जब हम पढ़ रहे थे वो लेक्चर फर्स्ट में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। डाइजेशन मेरे हिसाब से शायद 2 पार्ट्स में जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में डाइजेशन को कंप्लीट करें, बट स्टिल हम लोग यहाँ पर उसका माइंड भी लेते हुए चल रहे हैं। अब जो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है, इन दोनों की मैं बात करती हूँ। अगर मैं अमीबा को देखूँ, एक अमीबा है फॉर एग्जाम्पल, जो कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा क्या करता है, स्मॉलर एनिमल्स के ऊपर या स्मॉल एनिमल्स पर फीड करता है, यानी छोटे एनिमल्स को खाता है। और उसके अलावा जो छोटे प्रोटिस्ट होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं जितने भी छोटे एनिमल्स होते हैं उन्हीं को इनगल्फ करते हैं। और जब भी वो किसी छोटे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं तो वो अपने बॉडी में फूड वैक्यूल बना लेते हैं, या कह सकते हैं उनके ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या तैयार होता है, फूड वैक्यूल तैयार होता है विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पर एक साइटोप्लाज्म में फूड वैक्यूल बनता है। सो अमीबा फीड किस पर करती है, अमीबा फीड्स ऑन स्मॉल एनिमल्स और छोटे प्लांट्स के ऊपर फीड करती है ये अमीबा। उसके बाद होता क्या है, आई होप विजिबल होगा प्रॉपरली। सो अब इसके बाद होता क्या है, अमीबा क्या करती है, जब खाना खाना होगा उसको तो पानी की भी जरूरत पड़ेगी, फूड की भी जरूरत पड़ेगी इस अमीबा को। तो ये जो भी चीजें होती है इसके सेल के अंदर, एक तरह का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, यानी कि एक सेल ही है। तो इस सेल में डायरेक्टली छोटे ऑर्गेनिजम्स यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स को वो अपने अंदर ले लेती है और उसके अंदर क्या तैयार करती है, फूड वैक्यूल्स को। ये तो उसका न्यूक्लियस शो करा मैंने यहाँ पर अमीबा का, और यहाँ पर अमीबा की स्पेलिंग भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो चीज बन रही है वो है फूड वैक्यूल। सो फूड वैक्यूल्स जो रहते हैं इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी के अंदर कहीं ना कहीं ये जो भी चीज इन्होंने खाई होती है वो उसके अंदर जाती है, यानी कि अमीबा ने जो भी फूड और वाटर खाया होगा। अब ये फूड वैक्यूल का थोड़ा सा अपन यहाँ पर थोड़ा बड़ा फॉर्म देख रहे हैं। तो ये मान लीजिए फूड वैक्यूल है, इस फूड वैक्यूल में कहीं ना कहीं एक मेम्ब्रेन बीच में तैयार हो जाती है, और एक तरफ तो आ जाता है फूड और एक तरफ आ जाता है वाटर।
क्योंकि दोनों चीज खाएगी। अगर अमीबा को भी देखोगे तो ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ खाना खाएगी पानी नहीं पिएगी, तो फूड और वाटर दोनों उसके अंदर आ जाता है। और ये जो फूड वैक्यूल है इसको जब सेपरेट किया गया है ये तो कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म के थ्रू ही सेपरेट होता है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू। तो मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय साइटोप्लाज्म, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो होता है अब यहाँ पर, क्योंकि साइटोप्लाज्म है क्या आपको नॉर्मली पता होगा कि मेम्ब्रेन है इसकी, तो अंदर ये जो चीज भरी होती है जो मैट्रिक्स रहती कहीं ना कहीं, इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो अमीबा का ये जो साइटोप्लाज्म है, अब साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म है अमीबा का, ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये डिफ्यूज करते हैं, यानी चले जाते हैं कहाँ पर, इस साइटोप्लाज्म से चले जाते हैं इस फूड वैक्यूल के अंदर, और वहां पर फिर उसका डाइजेशन करवाते हैं। क्योंकि फूड वैक्यूल में आ गया है फूड और वाटर, तो इनका डाइजेशन कौन करता है, सिक्रीट एंजाइम्स। एंड ये जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, दे डाइजेस्ट फूड एंड वाटर, ये डाइजेस्ट कर देते हैं फूड एंड वाटर को। ये बात यहाँ क्लियर हो गई। तो हम लिख सकते हैं द साइटोप्लाज्म सिक्रीट्स द एंजाइम्स व्हिच डिफ्यूज इनटू द वैक्यूल वेयर डाइजेशन अकर्स। ये बात क्लियर होती है। जब डाइजेशन पूरा हो जाता है, मान लीजिए डाइजेशन हो गया, अब डाइजेशन जब पूरा हो जाता है उसके बाद जो चीज होती है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के, वो भी डिफ्यूज करते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। क्योंकि अभी तक डाइजेशन यहां पर हो रहा था। सो आफ्टर डाइजेशन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आप लिख सकते हो डिफ्यूज, लिखिए डिफ्यूज ज्यादा सही होगा, डिफ्यूज टू थ्रू लिखना है यहाँ पर, थ्रू मेम्ब्रेन एंड कम्स इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पहुंच जाते हैं, साइटोप्लाज्म। एक तरह की गाड़ी चल रही है, आप ऐसे समझिए। पहले अमीबा ने कुछ खाना खाया, वो चला गया फूड वैक्यूल के अंदर। अब फूड वैक्यूल में तो खाना संभाल के रख लिया, लेकिन डाइजेशन कैसे होगा, फूड वैक्यूल खुद डाइजेशन नहीं कर सकता। तो ये जो बाहर साइटोप्लाज्म है इसने एंजाइम्स छोड़े, रिलीज करे, और वो जो एंजाइम्स से फूड वैक्यूल में चले गए। खाने को पूरी तरह से जो फूड वैक्यूल में खाना था उसको डाइजेस्ट कर लिया गया। जब वो डाइजेस्ट हो गया तो डाइजेशन के भी कुछ प्रोडक्ट्स निकले होंगे, जैसे एक्सक्रीशन के प्रोडक्ट्स होते हैं लास्ट में, उसी तरह से डाइजेशन के भी कुछ प्रोडक्ट्स होंगे। तो वो जो प्रोडक्ट्स थे डाइजेशन के, वो वापस से इस फूड वैक्यूल से निकलकर कहाँ आ जाते हैं, वापस से साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो दिस सॉर्ट ऑफ डाइजेशन, इस तरह का जो डाइजेशन होता है जिसमें जो फूड वैक्यूल है उसमें डाइजेशन हुआ और साइटोप्लाज्म जो है सेल का वहां पर डाइजेशन हुआ, उसी को कहते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। सो दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज क्वाइट कॉमन अमंगस्ट प्रोटिस्ट एंड स्पॉन्जेस। ये आपको पता होना चाहिए, प्रोटिस्ट जितने भी होते हैं और स्पॉन्जेस जितने भी होते हैं उसके अंदर ये वाला तरह का डाइजेशन, दैट इज द इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन इज द कॉमन वन। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा इसलिए करा समझाने में ताकि, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इतना पता नहीं होता इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के बारे में, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में गए हम लोग। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन की। अब जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रिलेटिवली बिग फूड खाते हैं, ये तो आपका पहला केस हो गया। अब दूसरा केस है ऐसे एनिमल्स जो कि बिग फूड खाते हैं, बड़े फूड के पार्टिकल्स खाएंगे। यहाँ तो स्मॉल एनिमल्स और प्लांट्स की बात की थी, अगर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बड़े फूड को खा रहे हैं, बिग फूड को, आई होप विजिबल होगा। सो जो एनिमल्स बिग फूड खाते हैं तो उनका जो डाइजेशन होता है वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इजीली सेल के अंदर हो जाए। बड़ा फूड है एकदम, सेल तो खुद ही यूनिसेल्यूलर वाले ऑर्गेनिज्म की बात में हमने देखी, लेकिन सेल तो खुद ही इतना छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, तो उसके अंदर बड़े फूड के पार्टिकल्स कैसे जाएंगे, वहां पर फूड वैक्यूल में कैसे जाएंगे, फिर उनका डाइजेशन साइटोप्लाज्म के थ्रू कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब बिग फूड कोई ऑर्गेनिज्म खाता है तो उसका डाइजेशन उसके सेल में नहीं हो पाता, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें एक दूसरी मेथड ऑफ डाइजेशन दी जो कि उनके अंदर इवॉल्व हुई। और वहां पर हुआ क्या, जो सेल्स थे वो खुद सिक्रीट करने लगे एंजाइम्स को, और वो भी कहां पर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जहां पर फूड डाइजेस्ट होता था। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल्स होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, और यहां पर मान लीजिए ये उसका फूड है, ठीक है, ये तो हो गया ऑर्गेनिज्म और ये हो गया फूड। अब ऑर्गेनिज्म को खाना है इस फूड को, लेकिन इसके सेल्स इतने बड़े नहीं है कि इतने बड़े बड़े फूड को अंदर अपने अंदर लेकर पूरी तरह से डाइजेशन कर ले, वरना वो तो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन हो जाता। तो इस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ये अपने सेल्स में से कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, वो भी कहाँ पर, इन्वायरमेंट में करता है, बाहर करता है, और फिर वहां पर उनका डाइजेशन होता है। यही बाहर ही डाइजेशन होता है, सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होता, आउटसाइड दी सेल, आउटसाइड दी सेल।
डाइजेशन आउटसाइड दी सेल, ठीक है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. So in those animals who eat relatively big food, this sort of digestion alone is not enough, यानी intracellular उनके लिए enough नहीं है. And as such in them another method of digestion has evolved. The cells secrete enzymes into the external environment where the food is digested. This sort of digestion which occurs outside the cell is called extracellular or intercellular digestion. इसी को हम क्या कहते हैं, extracellular या फिर इंटरसेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं. कभी कभी ये टर्मिनोलॉजी भी यूज करेंगे आपके टीचर्स. इंट्रा तो ऊपर हो गया, ये वाला कौन सा है, इंटरसेल्यूलर. तो ये बात क्लियर होना चाहिए. कभी कभी इंटर से भी कहा जाता है, इंटरसेल्यूलर भी कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन को. और दिस इज क्वाइट कॉमनली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द मेटाजोन्स एनिमल्स. जो मेटाजोआ होते हैं उसके अंदर ये वाला डाइजेशन मिलता है. और कुछ सर्टेन प्रोटोजोआ भी इसमें आते हैं, उनका एग्जाम्पल भी देखते हैं. सो मेनली तो मेटाजोन्स के अंदर ये डाइजेशन दिखता है, लेकिन इन सर्टन प्रोटोजोन्स ऑल्सो दिस टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन और इंटरसेल्यूलर डाइजेशन इज फाउंड, जिसका नाम होता है वेम्पाइरेला. वेम्पायर नहीं है, वेम्पाइरेला, आप ऐसे याद रखेंगे इसको, वेम्पाइरेला. उसके अंदर भी ये डाइजेशन पाया जाता है. तो एक छोटा सा कंसेप्ट हो गया. अब बात करते हैं एक छोटा सा और डिफरेंस आपको पता होना चाहिए इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर में, क्योंकि जो एग्जाम होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें ये कभी कभी पूछा जाता है. अब यहाँ क्या होता है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन की बात की जाए तो इसको माना जाता है ये थोड़ा ज्यादा प्रिमिटिव है, ठीक है. प्रिमिटिव कौन सा इन दोनों से, इंट्रासेल्यूलर वाला है. और ओनली डाइजेस्टिव प्रोसेसेस अवेलेबल टू द प्रिमिटिव हेट्रोट्रॉफ्स, ऐसा कहा जाता है. ये वाली जो प्रोसेस होती है ज्यादातर प्रिमिटिव हेट्रोट्रॉफ्स को ही दी जाती है, वो भी प्रिमिटिव हेट्रोट्रॉफ्स को ही दी जाती है. वहीं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, यहाँ पर पीएचएस होना चाहिए. वहीं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के लिए ऐसा माना जाता है कि ये इवॉल्व हुआ होगा एज एन एडेप्टेशन. So believed that it is evolved as an adaptation. बॉडी में एडेप्टेशन हुआ होगा किसी चीज को लेकर और रिवॉल्यूशन हुआ होगा, और इस तरह से एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन फिर आया होगा. तो मेनली इंट्रा से ही एक्स्ट्रा बना होगा, ऐसा कहा जाता है. और ये भी कहा गया साइंटिस्ट के थ्रू कि लार्ज पीसेस का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था फूड का, और सेल्यूलर वे में हम उसको कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन वहां पर इवॉल्व हुआ. सो फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन बी सेड दैट एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन बिकेम नेसेसरी एज सून एज ऑर्गेनिजम्स बिगेन टू फीड अपॉन ईच अदर. जैसे ऑर्गेनिजम्स ने एक दूसरे को खाना शुरू करा तो उस टाइम पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन लाइमलाइट में आ गया. ये कहीं ना कहीं कहा गया. अब एक एक्स्ट्रा बात है थोड़ी सी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेनिंग. जेनिंग ने कुछ बातें पॉइंट आउट की थी जिसको आपको थोड़ी बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में. तो जेनिंग ने कहा कि जो ट्राइक्लेट टर्बिलेरियंस होते हैं, मैं यहाँ लिखती भी जाती हूँ आपके लिए, ट्राइक्लेट टर्बिलेरियंस. ट्राइक्लेट टर्बिलेरियंस जो होते हैं, इनमें जो डाइजेशन होता है वो इनके फेगोसाइटिक सेल्स में होता है, फेगोसाइटिक सेल्स. उसके बाद जो लाइनिंग गट की रहती है, वहीं के जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं वहां पर उनका डाइजेशन होता है. सो जेनिंग पॉइंटेड आउट दैट द ट्राइक्लेट टर्बिलेरियंस द डाइजेशन अकर्स इन द फेगोसाइटिक सेल्स लाइनिंग द गट. ठीक है, गट की जो लाइनिंग वाले फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं वहां उनका डाइजेशन होता है. फिर उन्होंने कहा जो रेब्डोसील्स होते हैं, रेब्डोसील्स, इनका डाइजेशन ल्यूमन ऑफ द गट में होता है, ल्यूमन ऑफ गट. सीलेंट्रेट्स के लिए इन्होंने कहा, सीलेंट्रेट्स के लिए इन्होंने कहा कि जो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है एंडोडर्म के अंदर, एंडोडर्म के अंदर, जैसे कि एक हाइड्रा के अंदर होगा. और कभी कभी मेसेंट्रिक फिलामेंट्स में भी हो सकता है, मेसेंट्रिक फिलामेंट्स में भी हो सकता है सीलेंट्रेट्स के अंदर, जैसे कि मेट्रीडियम के अंदर. ये एग्जाम्पल दिया उन्होंने. और इन द लाइनिंग ऑफ मेनोब्रियम, या फिर लाइनिंग जो होती है, लाइनिंग ऑफ मेनोब्रियम, वहां भी हो सकता है, ये भी उन्होंने कहा. मेनोब्रियम जैसे कि मेड्यूसे के अंदर. फिर किन्हीं ऑर्गेनिजम्स में जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है सीलेंट्रेट्स की, वो भी यूजफुल रहती है. तो कभी कभी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का भी यूज देखा जाता है, और वो एस्टरेज और प्रोटीएज बनाती है. तो ये भी पता होना चाहिए, ये जो तरह के एंजाइम्स बनाती है वो कौन से होते हैं, प्रोटीएज, एक सेकेंड, प्रोटीएज और एंटरेज, एस्टरेज नहीं सॉरी, एंटरेज.
इंट्रेस। फिर इकाइनोडर्मेट्स के बारे में उन्होंने कहा कि जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है, तो इकाइनोडर्मेट्स के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा इसमें इंट्रा वाला भी और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन दोनों यहाँ पर होते हैं, वन आफ्टर दी अदर, एक के बाद एक होते हैं। फिर सिफेलोपोड्स के बारे में उन्होंने थोड़ा सा डिस्कशन करा, सिफेलोपोड्स के बारे में उन्होंने कहा इनका जो डाइजेशन होता है वो प्राइमरीली एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, यानी कि मेनली तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन वर्क करता है, और वो भी कहाँ पर, ल्यूमेन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ल्यूमेन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ये बात कही उन्होंने सिफेलोपोड्स के लिए। फिर उन्होंने कहा जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं, गैस्ट्रोपोड्स यहाँ पर लिखते हैं इसको, आई होप विजिबल होगा प्रॉपर वे में, गैस्ट्रोपोड्स। सो गैस्ट्रोपोड्स के अंदर जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेल्यूलर होता है, इसके लिए इंट्रासेल्यूलर कंडीशन बताई गई। ट्यूनिकेट्स और कॉर्डेट्स में बता दी, फिर उसके बाद ट्यूनिकेट्स एंड कॉर्डेट्स, इसमें बताया गया कि जो डाइजेशन होता है वो प्रीडोमिनेंटली एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, क्योंकि हम लोग भी कॉर्डेट्स में आते तो हमारे अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। सो इन ऑल दी केसेस ऑफ वर्टिब्रेट्स द डाइजेशन इज अगेन एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इसी वजह से हम कह सकते हैं क्योंकि कॉर्डेट्स में ही आते हैं वर्टिब्रेट्स भी, तो वर्टिब्रेट्स के लिए भी सेम बात हो जाएगी कि उसमें कौन सा डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। मैं टिक लगाती जा रही हूँ यहाँ पर। ये बात तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो जेनिंग ने कही थी 1957 में, वो हमने यहाँ डिस्कस की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डाइजेशन इन इनवर्टिब्रेट्स, सॉरी डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स, क्योंकि यही जो था ये पूरा तो इनवर्टिब्रेट्स में हमने डिस्कस कर लिया। सो डाइजेशन इन इनवर्टिब्रेट्स वो तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि किसमें किस तरह से होता है, वही थोड़ी बहुत बातें हमने यहाँ पर देख ली। अब वैसे यहाँ पर हमने वर्टिब्रेट्स का भी थोड़ा बहुत पोर्शन देखा, लेकिन एक प्रॉपर वे में अभी हमारा देखना यहाँ पर रिमेनिंग है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है, माउथ में, स्टमक में, वो डिस्कस करना है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर जिस तरह से देखा है वो थोड़ा इंट्रोडक्टरी वे में देखा है। अगर हम प्रोटोजोआ की एक एक पूरे पोर्शन की बात करेंगे, इकाइनोडर्मेट्स, एनालिड्स, मोलस्का, पूरी तरह से हमने उनमें नहीं देखा है, तो उनकी डिटेल्स भी हम लोग इसी चैप्टर में डाइजेशन में ही देखेंगे। थोड़ा पहले हम लोग, लेकिन डाइजेशन वर्टिब्रेट ज्यादा जरूरी है, वर्टिब्रेट्स के अंदर देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें माउथ, स्टमक, फिर इंटेस्टाइन के थ्रू डाइजेशन, फूड स्टफ का डाइजेशन थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाएगा, इसलिए पहले वो बड़ा टॉपिक देखना जरूरी है। एंड लास्टली हम लोग फिर इनवर्टिब्रेट्स का भी थोड़ा सा डिटेल में जाते हुए देखेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, करीब करीब एक एक पैरा का रहेगा। तो पहले तो हम लोग वर्टिब्रेट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। सो जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की फूड के बारे में, वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो बेस्ट नोन एग्जाम्पल होता है, और वो भी किसमें, मैन के अंदर, इंसानों के अंदर। इंसानों का जो डाइजेशन होता है अगर हम उसको समझ लेते हैं तो मैक्सिमम हमारे जो डाउट्स होंगे डाइजेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स के अंदर वो क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहली चीज होती है डाइजेशन इन माउथ, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है यहाँ। सो आई थिंक उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में लेंगे, क्योंकि प्रॉपरली वो सर्चेबल टॉपिक रहना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को अगर डाइजेशन इन माउथ ही पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा टॉपिक है, अगर इसमें इंक्लूड किया जाएगा तो फिर जिन्हें नहीं पढ़ना ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर, उनका टाइम वेस्ट कहीं ना कहीं होगा। तो वैसे तो सीरीज पूरी देखना ज्यादा मैंडेटरी रहती है, क्योंकि उसी में हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बट स्टिल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ कुछ टॉपिक्स देखने होते हैं। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो इंट्रा सेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। डाइजेशन का इंट्रोडक्शन भी इसी वीडियो में लिया है। नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट जो लेक्चर 3 रहेगा उसमें हम डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स को देखेंगे, और इसकी प्लेलिस्ट दैट इज द एनिमल फिजियोलॉजी एंड रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री आपको चैनल पर मिल जाएगी। सेम तरह के उस पर थंबनेल्स दिखेंगे, और लेक्चर के जो नंबरिंग है वो भी उस पर ऑलरेडी दिखाई देगी। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।